गिनती। एक दिन बादशाह के मन में बिरबल की परीक्षा लेने का विचार आया। बीरबल, हमारे पास नदी, नाले, पर्वत, लोग, पेड़, इन सभी की गणना है। सिर्फ अब तक चिड़ियों की गिनती नहीं हुई। चिड़ियों की गिनती का काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। शायद बादशाह को मेरी परीक्षा लेनी है। ठीक है, हो जाने दो। जहांपना, मैं आपको कल ही बता सकता हूं। दूसरे दिन बिरबल बादशाह से मिलने दरबार गया। हाँ तो बीरबल, क्या तुमने चिड़ियों की गिनती शुरू की? गिनती हो गई जहांपना। हमारे राज्य में 4000 चिड़िया, 10,000 कौवे, 5000 सारस पक्षी, 6000 मोर और 3450 कबूतर हैं। ठीक है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, पर अगर इसमें कुछ कम ज्यादा हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तैयार हो? जरूर जहांपना, पर यह गणना तो कल की थी। आज शायद कुछ पक्षी उड़कर दूसरे राज्य में गए हो, या फिर दूसरे राज्य से कुछ पक्षी यहाँ आए हो, या फिर कुछ पक्षी नए जन्मे या मर गए हो। इसलिए मेरी गणना में थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही, परंतु अगर इस त्रुटि को ध्यान में लिया जाए तो मेरी गणना अचूक है। बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता फिर एक बार सिद्ध कर दी है। आधी धूप और आधी छांव। वैसे तो अकबर और बिरबल एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन कभी-कभी उनमें बहस हो जाती थी और बिरबल को अकबर राजमहल से निकाल देता था। लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर बिरबल को ढूंढता था और अपनी गलती कबूल करके उसे राजमहल वापस लेकर आता था। एक दिन ऐसे ही अकबर बिरबल पर क्रोधित हुआ और उसने बिरबल को वहां से निकाल दिया। अरे ये क्या हुआ? बहुत दिन गुजर गए लेकिन बिरबल का तो कोई पता ही नहीं। सैनिकों, जाकर बिरबल को ढूंढो। सैनिकों ने बहुत खोज की, लेकिन बिरबल नहीं मिला। उन्होंने अकबर को सारी बातें बताईं। वो बात सुनकर अकबर ने एक योजना बनाई। सारे राज्य में हमारे आदेश की घोषणा करो। कल सुबह सभी लोगों को आधी धूप और आधी छांव में राजमहल आना होगा। ये आदेश सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए। अगले दिन कोई भी राजमहल की तरफ नहीं आया। अपने दरबार में बैठे हुए अकबर ने महल के बाहर किसी की आवाज सुनी। जहांपना, आपके आदेश के अनुसार मैं आधी धूप और आधी छांव में यहाँ आया हूँ। अकबर बाहर आ गया और अन्य लोग भी वहां पर जमा हो गए। प्रवेश द्वार पर एक आदमी एक खाट को अपने सिर के ऊपर उठा के खड़ा था। जब अकबर ने उसे देखा, जहांपना, मैं आपके आदेश के अनुसार यहाँ आया हूँ। उसे देखकर अकबर सारी बात समझ गया। पर मुझे ये बताओ कि ये कल्पना किसकी है? जहांपना, ये कल्पना तो बीरबल जी की है। वे तो मेरे साथ ही रहते हैं। उस आदमी को अकबर ने बहुत सारा इनाम दिया और बिरबल को समझाकर वापस उसे राजमहल ले आया। जन्मदिन की दावत। बादशाह अकबर के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया गया था। बिरबल बादशाह की बगल में बैठकर भोजन ले रहा था। बैंगन से बनी हुई एक सब्जी का बादशाह अकबर आनंद ले रहा था। बिरबल, ये बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें कैसी लगी? जी जहांपना, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बैंगन के स्वाद की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे खानसामा से कहो कि रोज हमें बैंगन की सब्जी खिलाई जाए। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। रोज रोज भोजन में बैंगन की सब्जी होने से जल्द ही बादशाह अकबर बैंगन से ऊब गया और उसे नफरत करने लगा। कुछ दिनों बाद एक दूसरी दावत के समय बिरबल फिर से बादशाह के बगल में बैठा था। रोज की तरह बैंगन की सब्जी फिर से परोसी गई। बिरबल, क्या तुम्हें ये बैंगन की सब्जी अच्छी लगी? छी, कितनी गंदी सब्जी है ये, और हम उसे रोज खा रहे हैं।
जी जहांपना, ये तो सभी सब्जियों में सबसे खराब सब्जी है। रोज के भोजन में इसे खाने जैसी दुख की बात कोई और नहीं। अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या बीरबल, क्या हो गया है तुम्हें? हमारे जन्मदिन की दावत पर तो तुमने बैंगन की बहुत तारीफ की थी। तो फिर मैं क्या करूं जहांपना, मैं सेवक आपका हूं, बैंगन का नहीं। तुम्हारी बातों का जवाब नहीं बीरबल। सच्चा व्यापारी। एक दिन एक व्यापारी आगरा शहर अपना सामान बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक नदी पार करने के लिए उसने एक नाव किराए पर ले ली और अपना सामान लादकर वो निकल पड़ा। जब वो नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंची और वो व्यापारी अपना सामान लेने लगा, तब क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपना सामान ले रहा हूँ। कैसा सामान? यह सामान तो मेरा है। ये बात सुनकर व्यापारी को झटका लगा। तुरंत वो बिरबल के पास गया और उसने सारी कहानी सुनाई। महाराज, मैं एक दूर देश का व्यापारी हूँ और यहाँ अपना सामान बेचने आया हूँ। मैंने एक नाव किराए पर ले ली, लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर पहुँचते ही उस नाविक ने मेरा सामान मुझे देने से इनकार कर दिया और सारा सामान उसने खुद ले लिया। सिर्फ आप ही मेरा सामान मुझे लौटा सकते हैं महाराज। बिरबल ने अपने सैनिकों से उस नाविक को बुलाने के लिए कहा। बिरबल ने उस नाविक से कई उल्टे सुल्टे सवाल पूछे, फिर भी वो नाविक अपनी बात पर कायम रहा कि वो सब सामान उसी का था। अगले दिन बिरबल एक दूसरे व्यापारी के साथ नदी किनारे वेश बदल कर पहुंचा। वहां बिरबल ने उस नाविक को बुलाया और उसे उस सामान की कीमत पूछी। ये सब सामान 10,000 रुपयों का है। अगर तुम मुझे इससे ज्यादा दे सकते हो तो ये सामान मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे, इस प्रकार का तो बहुत सारा सामान बाजार में पड़ा है। अगर तुम 5,000 रुपयों में बेचने के लिए तैयार हो तो बोलो, मैं खुद ये तुमसे कल खरीद लूंगा। बहुत देर तक आपस में नोक-झोंक करने के बाद नाविक 5,000 रुपयों के लिए मान गया। लेकिन पहले हमें सामान तो देखने दो, बिना सामान देखे हम रुपए कैसे दें? नाविक ने उन्हें सामान दिखाया। अरे 5,000 तो इस सामान के लिए बहुत ज्यादा है, हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे रुपए दे दो और ये सामान ले जाओ। दूसरे दिन आने का वादा करके वो दोनों वहां से चले गए। बिरबल ने उस पहले व्यापारी को बुलाया। चलो, मुझे तुम्हारे सामान की कीमत बताओ, मैं खुद ही तुम्हारा सामान खरीदना चाहता हूँ। आप मुझे 15,000 रुपए दे दीजिए। अगर आप उससे 1 रुपया भी कम देंगे तो वो मेरे लिए नुकसान होगा। इससे अच्छा तो मैं अपना सामान वापस ले जाऊं। उस नाविक की तरह बिरबल ने उस व्यापारी को भी बहुत सवाल किए और सामान की कीमत कम करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यापारी नहीं माना। अगर मैं ये सामान किसी दूसरे शहर ले जाऊं तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। अगले दिन बिरबल ने उस नाविक और उस व्यापारी को बुला लिया। उस दिन भी व्यापारी और नाविक में उस सामान को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। बिरबल को अब गुस्सा आया। उसने उस नाविक से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ये सामान तुम्हारा होता तो तुम उसे इतने कम कीमत पर बेचने के लिए कभी राजी नहीं होते। चलो, अब मुझे सच बताओ। वो नाविक अब घबरा गया और उसने सत्य का स्वीकार किया। फिर भी उसे सजा दी गई और उसकी पीठ पर 30 कोड़े बरसाए गए। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। पर्शिया के राजा के दरबार में आने वाला हर मेहमान बिरबल और उसकी बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करता था। इसलिए उस राजा ने बिरबल से मिलना चाहा। उसने सम्राट अकबर को एक पत्र लिखा जिसमें उसने बिरबल को उसके पास मेहमान के रूप में भेजने की विनती की थी। बिरबल को भेजने के लिए अकबर राजी हो गया। बहुत सारे उपहार लेकर बिरबल ने पर्शिया के राजा को मिलने के लिए यात्रा शुरू की। जब बिरबल पर्शिया पहुंचा, हमारे देश में आपका स्वागत है। हमारे राजा आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। चलिए राजमहल चलते हैं। वो दोनों राजमहल गए। जैसे ही बिरबल ने राजमहल में प्रवेश किया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ।
उसने देखा कि एक जैसे सिंहासनों पर 6 लोग बैठे हुए थे। बिरबल ने आज तक राजा को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो दुविधा में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असली राजा कौन है। कुछ देर उसने एकाग्रता से विचार किया। कुछ समय बाद वो सीधे चलकर बीच में बैठे एक आदमी के सामने खड़ा रहा और उसने प्रणाम किया। हे महान राजा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पर्शिया के राजा शाह को अब आश्चर्य का झटका लगा कि बिरबल ने उसे कैसे पहचान लिया। बीरबल, आज से पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा है, फिर भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? महाराज, शुरू में तो मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था, लेकिन मैंने ध्यान से परीक्षण किया। फिर मैंने देखा कि सिर्फ आप ही मेरी तरफ देख रहे थे और बाकी लोग आपकी तरफ देख रहे थे। इसीलिए मैंने जान लिया कि असली राजा आप ही हैं। बहुत अच्छे बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का जवाब नहीं। बिरबल और गायक। एक दिन अकबर के दरबार में संगीत सभा का आयोजन किया था। वो कार्यक्रम खत्म होते ही वाह, कितना सुंदर संगीत था। आपकी स्वर्गीय आवाज से आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। आप जो चाहें हम देने के लिए तैयार हैं। वो गायक बिरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। उस गायक ने सम्राट अकबर से कहा, जहांपना, मुझे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। कृपया आप ऐसा आदेश दीजिए कि जैसा बर्ताव बिरबल के साथ किया जाता है वैसा ही मेरे साथ करें। अकबर ने गायक के मन को जान लिया। देखो, सर्वोत्कृष्ट गायक के रूप में तुम्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो तुम्हें मिल ही रहा है। बिरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और उसे जो सम्मान मिल रहा है वो उसकी राजकीय कुशलता के लिए है। बहुत समझाने पर भी गायक का समाधान नहीं हुआ। आखिर अकबर ने उस गायक को सबक सिखाने का निर्णय लिया। अगले दिन अकबर ने गायक और बिरबल दोनों को बुला लिया। तुम दोनों करीबी राज्य में जाओ और ये संदेश उस राजा को देकर वापस आओ। गायक, तुम्हारे लौटते ही तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दे देंगे। बीरबल और वो गायक करीबी राज्य में गए और उन्होंने उस राजा को वो संदेश दिया। वो संदेश पढ़कर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसमें लिखा था कि वो संदेश लेकर आने वाले दोनों व्यक्तियों के हाथ काट दिए जाएं। कुछ देर सोचकर राजा ने निर्णय लिया, सैनिकों, कल सुबह इन दोनों के हाथ कलम कर दो। ये बात सुनते ही वो गायक तो रोने लगा। घबराओ मत, मैं इस परिस्थिति को संभालता हूँ। कल सुबह तुम सिर्फ यही बात दोहराते रहना कि पहले मेरे हाथ काट लिए जाए, और मैं भी यही बात दोहराता रहूंगा। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन सुबह राजा के दरबार में, महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं महाराज, पहले मेरे हाथ काट दीजिए। नहीं नहीं, मेरे ही हाथ पहले काटें। नहीं महाराज नहीं, कृपया मेरे हाथ काट दीजिए। बार बार दोनों एक ही बात दोहराते रहे। अब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों जीना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है महाराज, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। योजना? कैसी योजना? हाँ महाराज, मेरे जहांपना आपका राज्य आपसे छीनना चाहते हैं। एक ज्योतिषी ने उन्हें यह सलाह दी है कि अगर आप दो निरपराध व्यक्तियों के हाथ काट दें तो आपका पुण्यक्षय हो जाएगा, और जिसके हाथ आप पहले काटेंगे वो राजा बन जाएगा और दूसरा आदमी मुख्य प्रधान। इसके बाद वे बहुत ही आसानी से इस राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए महाराज, कृपया मेरे हाथ पहले काटें। क्या मैं मूर्ख हूं? मैं तुम्हारे सम्राट का नौकर नहीं हूं जो मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बीरबल और गायक खुशी से वहां से लौट आए और अकबर से आकर मिले। तो गायक, क्या हम सभी को ये आदेश दे दें कि तुम्हारे साथ भी वो वही बर्ताव करे जैसा बीरबल के साथ करते हैं? नहीं जहांपना,
मुझे माफ कर दीजिए। बिरबल एक ज्ञानी व्यक्ति है और अपने राज्य की बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं तो एक सिर्फ गायक हूँ। बिरबल जैसा सम्मान पाने योग्य नहीं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। गुस्सैल घोड़ा। एक घोड़ों के सौदागर के पास एक बहुत ही गुस्सैल घोड़ा था। एक दिन वो सौदागर उस घोड़े को बेचने के लिए करीब के गांव जा रहा था। रास्ते में कुछ देर वो आराम करने के लिए रुक गया। तुम्हारे गधे को यहाँ मत बांधो। मेरा घोड़ा बहुत गुस्सैल है, वो उस गधे को मार डालेगा। ये पेड़ क्या तुम्हारा है? मैं मेरा गधा यहीं बांधूंगा। उस आदमी ने जिद से गधे को उसी पेड़ से बांधा और फिर उस गुस्सैल घोड़े ने उस गधे को लात मार मार कर मार डाला। देखो, तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार डाला। पहले मुझे दूसरा गधा ला कर दो, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, फिर भी तुमने वही बांधा। अब जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, फिर मैं दरबार में फरियाद करूंगा। दोनों दरबार में न्याय मांगने के लिए बिरबल के पास गए। बिरबल ने ठंडे दिमाग से दोनों का कहना सुन लिया। उसके बाद इस आदमी के गधे को तुम्हारे ही घोड़े ने मारा है ना? अरे बोलो, बहरे हो क्या तुम? क्या तुम गूंगे हो? महाराज, आप इस पर विश्वास ना करें। ये तो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है। जब मैं मेरे गधे को पेड़ से बांध रहा था, तब यही आदमी मुझ पर चिल्ला कर कह रहा था कि तुम्हारे गधे को यहां मत बांधो, मत बांधो, वो तुम्हारे गधे को मार डालेगा। वो तो ऐसे कह रहा था जैसे कि पेड़ उसकी जागीर है। आप इस पर विश्वास ना करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसने तुम्हें सावधान किया था, फिर भी तुमने गधे को उसी पेड़ से बांधा और वो गधा मर गया। इसका अर्थ तो सरल है, यह सौदागर इसका जिम्मेदार नहीं। अब तुम जा सकते हो। इस निर्णय पर वो आदमी शर्मा कर वहां से चला गया। पेड़ की गवाही। एक बूढ़े आदमी को करीबी गांव जाना था। रास्ता एक खतरनाक जंगल से गुजरता था। उस रास्ते पर उसे उसका मित्र मिला। मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की सारी कमाई इस थैली में है। जब मैं गांव से लौटूंगा तो मैं तुमसे वापस ले लूंगा। ये थैली अपने पास रखो। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी ने वापस लौटकर अपने मित्र के पास अपनी थैली की मांग की। दोस्त, अब मुझे मेरे पैसे लौटा दो। कैसे पैसे? क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? चल जा इधर से। इस पर वो बूढ़ा व्यक्ति न्याय मांगने के लिए बिरबल के पास गया। बिरबल ने दोनों को बुलाया और सारी कथा सुनी। उसने उस बूढ़े से पूछा, तुमने इसे कौन सी जगह पर पैसे दिए थे? जंगल के रास्ते पर एक इमली के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो फिर उस इमली के पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। पेड़ ने अगर गवाही दी तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ये बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बौखला गया, लेकिन बिरबल के कहने के अनुसार वो उस इमली के पेड़ को गवाही के लिए बुलाने गया। कुछ घंटों बाद, अरे इतना वक्त गुजर गया लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया। वो पेड़ कितना दूर है यहाँ से? वो पेड़ यहाँ से 4 कोस होगा महाराज। ठीक है, हम उसकी राह देखते हैं। कुछ घंटों बाद वो बूढ़ा व्यक्ति वापस आया। महाराज, मैंने उस पेड़ को बार बार गवाही के लिए बुलाया, लेकिन वो पेड़ तो हिलता ही नहीं। कोई बात नहीं, वो पेड़ पहले ही यहां आकर अपनी गवाही देकर गया है। तुमने अगर पैसे लिए ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि वो पेड़ कहां है? चुपचाप अपना गुनाह कबूल करो, अन्यथा तुम्हें बहुत कठोर सजा दी जाएगी। महाराज, मुझे माफ कीजिए, मैं आज ही इसके पैसे लौटा देता हूँ।
अंधे लोग। एक दिन अकबर और बिरबल घूमने के लिए बाहर निकले। उस दौरान बिरबल, हम जानना चाहते हैं कि अपने राज्य में अंधे लोग अधिक हैं या वो जो देख सकते हैं। अंधे लोग अधिक हैं महाराज, इसमें कोई भी शक नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? जी जहांपना, मैं कल सिद्ध करूंगा। दूसरे दिन महल के सामने बिरबल एक टूटी हुई खाट लेकर बैठा और उसे दुरुस्त करना शुरू कर दिया। अकबर वहां पर आया। बिरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो दरबार में होना चाहिए। बिरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने सेवक को उसने इशारा किया। उस सेवक ने कुछ लिख दिया। इसी तरह बहुत सारे लोग वहां पर आकर गए। कई लोगों ने पूछा कि बिरबल ये क्या कर रहे हो, तो कुछ लोगों ने पूछा कि बिरबल ये खाट तुम दुरुस्त क्यों कर रहे हो। बिरबल का सेवक ये सारी बातें लिख रहा था। दूसरे दिन जब बिरबल दरबार में आया, उसके हाथ में 2 पर्चे थे। बिरबल, तुम अपना कहना कब सिद्ध करोगे? अभी इसी वक्त जहांपना। बिरबल ने बादशाह को 2 सूची पत्र दे दिए। एक अंधों की सूची थी और दूसरी देखने वाले लोगों की सूची थी। ये क्या बिरबल, इस पहली सूची में बहुत कम नाम है और इस दूसरी सूची में हमारे नाम के साथ बहुत सारे नाम हैं। ये कैसा मजाक है बिरबल? नहीं जहांपना, ये मजाक नहीं। पहली सूची अंधों की है, जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, जबकि वो देख रहे थे कि मैं खाट दुरुस्त कर रहा था। इसका मतलब है कि वे अंधे थे। और ये दूसरी सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये खाट मैं क्यों दुरुस्त कर रहा हूं। अब आप ही बताइए जहांपना, कौन से लोग अधिक हैं? तुम सही थे बिरबल, अंधों की संख्या अधिक है। अकबर और आम। बादशाह अकबर को आम बहुत पसंद थे। एक दिन राज बागीचे से सर्वोत्कृष्ट आम उसे पेश किए गए। अकबर अपनी बेगम के साथ बागीचे में बैठकर बातें कर रहा था। आहा, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। बेगम बिना आम खाए सिर्फ बादशाह की तरफ देख रही थी। आम खाने के बाद अकबर उसकी गुठलियां बेगम की ओर फेंक रहा था। उसी वक्त बिरबल वहां पर आ गया। बिरबल, एक बात तुम्हारी समझ में आई? बेगम कितनी लालची है। बेगम शर्म से लाल हो गई। अकबर की बातों पर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसी वक्त ऐसी बात नहीं है जहांपना, बेगम साहिबा से ज्यादा लालची तो आप हैं। हाँ, ये तुम कैसे कह सकते हो? बेगम साहिबा ने कम से कम गुठलियां तो फेंक दी हैं, लेकिन आप तो आम के साथ उसकी गुठलियां भी खा गए। तो आप बताइए, ज्यादा लालची कौन है? बिरबल की बातों पर सभी हंसने लगे।